नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज जो कतर के बारे में पहले भी हमने एक वीडियो डाला था। आज मुझे लगा कि कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हुए हैं और कुछ ऐसा कन्फ्यूजन भी है लोगों में कि अभी जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जो 8 हमारे पूर्व नौसेना अधिकारी हैं उनको फांसी का अवार्ड दे करके, या जो डेथ पनिशमेंट होता है वो डेथ पनिशमेंट का अवार्ड दे करके कतर ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, वो प्रॉब्लम भारत के लिए ज़्यादा है या इसका जो उल्टा परिणाम होंगे वो कतर के ऊपर ज़्यादा इसका प्रॉब्लम आएगा। पहले तो यही न्यूज़ आ रहा था कि सडनली क्या हुआ, अचानक कतर ने ये डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड कर दिया। और ये जो मृत्यु दंड है इसके लिए अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि और सिर्फ हफ्ते 10 दिन बाकी है, इसके बाद ये जो डेथ पनिशमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और हमें पता है कतर में जो डेथ पनिशमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके लिए एक विधि है। हमारे जैसे यहाँ पे फांसी पे लटका के देते हैं, हैंग टिल डेथ। वहाँ पे एक फायरिंग स्क्वाड होता है, जो जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड है, उसको खड़े करते हैं और फिर वो बंदूक से गोली मार देते हैं और वो मर जाता है। ये उनका प्रोसीजर है डेथ पनिशमेंट का, जो कि जनरली इतना सिविलाइज्ड नहीं माना जाता है। तो अगर ऐसा न्यूज़ है अभी कि अगले 8-10 दिन के बाद उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो भारत की सरकार के पास अभी जो विंडो बचा है वही 8-10 दिन का बचा है, और इसके बाद तो उनको मृत्युदंड मिलना ही मिलना है। तो इस बीच में भारत क्या कर पाएगा, या भारत पहले ही कुछ किया हुआ है जिसके वजह से कतरी गवर्नमेंट जो है उनको लगा कि भारत को ब्लैकमेल करने के लिए, या उनके पास जो लिवरेज है भारत के खिलाफ उसको यूज़ करने के लिए एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे भारत के साथ वो बार्गेनिंग कर पाएंगे। भारत के खिलाफ उनके जो भी कंप्लेंट्स हैं उस कंप्लेंट को वो नेगोशिएशन करके डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो ये ऐसा न्यूज़ आया कि ऐसे हमारे 8 बंदों को, एक नाभी के जो ऑफिसर हैं उनको फांसी पे मृत्युदंड दिया हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट दिया हुआ है। और वजह क्या बताया कि ये लोग जो सबमरीन डील इटली के साथ कतर गवर्नमेंट का हो रहा था, और ये लोग जो उनको इस चीज़ में हेल्प करते थे, क्योंकि दिस पीपल आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू दी कतरी गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू हाउ टू acquire the stealth submarine from Italy, and all the details with regard to that stealth submarine that Qatar is supposed to acquire. इनको भारतीय नौसेना में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, ऐसे काम ये पहले कर चुके हैं। तो इसीलिए उनको जो हायर किया गया था वो भी जो ओमान का कंपनी वो हायर किया था, और वो ओमान का कंपनी कतर को कंसल्टेंसी दे रहा था। एंड दीज पीपल आर पार्ट ऑफ दैट ओमान कंपनी हु आर इन रिटर्न प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू कतर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि इससे पहले एक्चुअली भारत कुछ स्टेप लिया हुआ है जिसके वजह से कतर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उनका जो गले का फंदा है वो भारतीयों के हाथों में आ गया है, और उसको काउंटर करने के लिए उसके खिलाफ एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स, एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स यूज करने के लिए ये जो अचानक से इन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है। क्या है वो घटना जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि कतर गवर्नमेंट को ऐसा हरीडली कोई डिसीजन लेना पड़े कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को डेथ पेनल्टी दिया जाए। जो पता चल रहा है कि हमारे पास जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जीएसटी का जो हमारे पास जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के नाम की एक संस्था है। उनको ये पता चला है कि कुछ फॉरेन एयरलाइंस जो कि जीएसटी नहीं दे रहे हैं, या ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिस प्रोसेस की वजह से उनको जीएसटी ना देना पड़े। इसका मतलब जिसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स को इवेड करने के लिए कि टैक्स स्ट्रक्चर में वो लोग ना आए, जीएसटी देना उनको ना पड़े, उनका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसको वो मैनिपुलेट कर रहे थे, जिसके वजह से वो जीएसटी टैक्स के दायरे से बाहर हो रहे थे।
तो ये जैसे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को पता चला, उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उसमें से जो जो एयरलाइंस हैं जिनके बारे में ऐसा कंप्लेंट था और जिनके बारे में ये संदेह था, तो वहाँ छापेमारी हुई। उसमें तो एक है हमारा ज़्यादातर ये गोल्फ एयरलाइंस है, एक तो ओमान एयर है, एक एयर अरबिया है, एक एमिरेट्स है, एक सऊदी एयरलाइंस है, एक कतर एयरवेज है, और कुवैत एयरलाइंस भी है। तो ये सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो टोटल जो टैक्स इवेजन का जो स्ट्रक्चर आ रहा था, करीब करीब 57,000 करोड़, 57,000 करोड़ इंडियन रुपी मीन्स यूएस डॉलर में ये करीब करीब 7-8 बिलियन डॉलर का है, और उसमें से 90% जो टैक्स लायबिलिटी है वो कतर एयरवेज के ऊपर है। इसका मतलब है अगर वो 7-8 बिलियन डॉलर में से मान लीजिए 6 बिलियन डॉलर भी कतर एयरवेज के ऊपर टैक्स का जो लायबिलिटी है, फिर जिस दिन से वो ये सब टैक्स इवेजन के स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, वो सब को अगर देखा जाए, फिर उसका फाइन, फिर उसका इंटरेस्ट हो गए करीब करीब 10-12 बिलियन डॉलर हो जाता है। अब ये तो हमारे जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है, जो जीएसटी का नियम है, टैक्स लॉ है, उसके अंदर इनको ये सब देना पड़ेगा। उसको तो इवेड करके वो नहीं जा सकते, छुपा छुपा के कुछ कर रहे थे और पकड़े गए। जब पकड़े गए तो इतना सारा पैसा देना पड़ेगा कतर एयरवेज को, तो ऐसा लग रहा है कि कतर एयरवेज वाले गए होंगे कतर के अमीर के पास, और उनको जाके बोला होगा कि ये देखिए भारत इतना दुस्साहस कर रहा है, हमारे यहाँ पे टैक्स रेट भी हो गया, इतना सारा हमारा फाइन है, अब हम कैसे देंगे, क्योंकि हमारा एयरलाइंस तो बैठ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई कंप्लेन जाके कतर के अमीर के पास पहुंचा है, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ये तो हमने पहले ही अरेस्ट करके रखा इन लोगों को, और वो तो उससे पहले भी लग रहा है कि उसमें कुछ झोल है। झोल ये है कि जैसे हमारा कुलभूषण यादव को जैसे वो ईरान गए हुए थे, उनको वहाँ से ट्रैप करके फिर उनको कोई एस्पियोनेज के जाल में फंसा के पाकिस्तान जेल में रखा हुआ है। वो तो अलग बात है कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उनको डिफेंड किया, और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं था दिखाने के लिए, तो उनको जो मृत्यु दंडादेश हुआ था वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, और कुलभूषण यादव को उन्होंने अभी तक डेथ पेनल्टी नहीं दे पाए हैं। यद्यपि वो झूठ फैलाते रहते हैं कुलभूषण यादव जो है वो टेररिस्ट है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से इन लोगों को भी जो अरेस्ट किया गया है, ये भी हो सकता है एक ट्रैप हो, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो ऐसे ही काम करते हैं कि वो एक कोई बड़ा सा जाल बनाते हैं, ट्रैप बनाते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है मैं रिक्रूट हो रहा हूँ, मैं तो पैसे के लिए नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, फिर कोई विदेश एजेंसी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इन लोगों का सब जो मीटिंग इंटरव्यू वगैरह वो सब सिंगापुर में हुआ था, जबकि उनका प्लेस ऑफ वर्क है वो कतर में था। और कतर का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे तो वो डिक्टेटरशिप है, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो होगा, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो जनरली एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन क्यों है? क्योंकि वही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक स्टेट, वो लॉबी, जबकि हमारे यहाँ 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है, और कतर का टोटल आबादी 25 लाख है, टोटल आबादी 25 लाख है, उसमें से जो भारतीय हैं वो करीब करीब 7-8 लाख लोग हैं। और कतर में जो टोटल लोग रहते हैं उनका जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो हैं, जो मूल निवासी हैं, वो करीब 10-12% के आसपास है, और रेस्ट जो 85-88% जो लोग रह गए हैं वो सब बाहर से वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं, जॉब करने के लिए गए हैं, नौकरी करने के लिए गए हैं, वो मूल अधिवासी नहीं है कतर के। तो ये है कतर का हालत। कतर अपने आप को इस्लामिक स्टेट बोल रहा है या इस्लामिक रिपब्लिक बोल रहा है, रिपब्लिक तो है नहीं, ऐसे तो किंगडम है, लेकिन इस्लामिक स्टेट बोल रहा है। लेकिन जबकि उसके पास जितने इस्लाम के फॉलोअर्स रहते हैं उसके कई गुना 20 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस्लाम के फॉलोअर्स रहते हैं भारत में। तो ये कतर को समझ में नहीं आता है। और दूसरा चीज़ क्या है, एक तो ये हो गया जो जीएसटी का जो टैक्स इवेजन का केस है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कतर से हम लोग जो गैस ले रहे हैं, जो एलएनजी ले रहे हैं, उसका
हमारे आजकल जो डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर वो करीब करीब 50% के आसपास है। हम चाहते हैं क्या, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी कतर के ऊपर है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि हमने देखा कोविड के टाइम में, अभी रसा यूक्रेन वार हुआ, अभी जैसे मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, तो जो सप्लाई लाइन है वो डिसरप्शन होने का चांस है। फिर अगर हम हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको अगर सिक्योर नहीं करेंगे, उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, फिर मान लीजिए कोई सिंगल कंट्री वार जोन में कन्वर्ट हो जाता है, मान लीजिए अभी इजराइल और कतर का वार हो जाए, सऊदी अरब कतर का वार हो जाए, तो फिर हमारा जो डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर, फिर हम तो फंस जाएंगे, फिर हम कहाँ से गैस लाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो हमारा डिपेंडेंसी है इतना। तो इसीलिए हम भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम is trying to diversify its energy requirements, whether it is gas, whether it is petroleum products, etc. Why? Because हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम डाइवर्सिफाई करके कई सारे कंट्री में बांट देंगे, इसका मतलब है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक कंट्री से ना होकर के कई सारे कंट्री से लाएंगे। अभी जैसे देखिए, पहले रसा से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट था, हमारा इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 1-2% मैक्सिमम हम रसा से लाते थे, लेकिन यूक्रेन रसा वार हुआ, हमें सस्ते दामों में तेल मिला, तो हम क्या किए, हमने हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए रसा से हमारा इंपोर्ट इतना बढ़ाया कि 3-4 महीने में रसा हमारा सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। रसा हमें एक्सपोर्ट करने लगा। उससे पहले हम इराक से, सऊदी अरब से नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके लेते थे, तो उसमें रसा ऐड हो गया, फिर हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अभी हम जो ऑयल इंपोर्ट हमारा डिपेंडेंसी है उसको हम और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वेनेजुएला से भी हम ले रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर 2015 में जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था वो सैंक्शन जो है अभी हट गया है। अभी हम वेनेजुएला से हमारा जो ऑयल रिक्वायरमेंट है वो ला सकते हैं, वो भी लिटिल चीप रेट में ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट मिल जाता है, उसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव प्राइस भी मिल जाता है। तो ये हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको रेशनलाइज करने में, उसको डाउनसाइज करने में, उसको कम करने में हमें मदद मिलता है। और हम क्यों ना करें, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो तो हम करेंगे। जैसे कतर अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे चीज़ करता है, और हम लोगों को तो हेजिंग करना पड़ता है ना। हमारा जो रिस्क है, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैस है, इस सब का जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है और कंसंट्रेटेड है। तो फिर हमको अगर ये सब चीज़ लेना है, क्योंकि ये सारे एसेंशियल आइटम्स हैं, एनर्जी है, तो इससे घर चलता है, इससे व्हीकल चलता है, इससे इंडस्ट्री चलता है। और ख़ास करके अभी हमारा जो टोटल एनर्जी बैग है, हम जो टोटल एनर्जी खपत हम लोग करते हैं उसमें से जो गैस का, क्योंकि हम पेट्रोल भी करते हैं, डीजल भी करते हैं, गैस भी करते हैं, कोल भी करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल है, तो उसमें गैस का जो पार्टिसिपेशन है या कंपोनेंट है वो अराउंड 6.3% है। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम बाय 2030 अगर हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, जो पेरिस अकॉर्ड है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर वेरी मच कमिटेड टू दी टारगेट्स ऑफ पेरिस अकॉर्ड विथ रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि वहाँ पे कई टारगेट हैं विथ रिगार्ड टू रिड्यूसिंग दी कार्बन एमिशन एंड ऑल। तो उसको अगर हम लोगों को पकड़ना है, वो रेस में हमें भी दौड़ना है, तो हमें जो लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है उसको धीरे धीरे यूज़ करना पड़ेगा और उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको हम 15% ले देना चाहते हैं, जो अभी 6.3% है। द यूज ऑफ गैस इन द टोटल एनर्जी यूज कंपोनेंट is right now around 6.3%, that we want to increase to 15%। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कार्बन एमिशन का जो गोल है वो गोल हम धीरे धीरे अचीव कर पाएंगे एज पर पेरिस अकॉर्ड। तो एक तो ये चीज़ है, वो भी बर्डन हमारे ऊपर है। तो इसलिए क्या इसलिए हमने क्या किया है, एक जो अफ्रीका में मोजाम्बिक एक कंट्री है, वहाँ पे जो LNG गैस डिस्कवरी हुआ है वहाँ पे हमने स्टेक ले रखा है। और वो जो चीज़ है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो गैस फील्ड है उसमें हमारा करीब करीब 30% का ओनरशिप है।
हमने करीब करीब $20 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं या इन्वेस्ट करने की प्रोसेस में हैं। और वो जो गैस फील्ड है LNG का, उसका हमने 30% ओनरशिप लिया हुआ है। उसमें सॉरी 3-4 कंपनी है और उसमें तो इंडिया का 30% का ओनरशिप है, जापान का भी 20% का ओनरशिप है और जो मोजाम्बिक कंट्री है उसका अराउंड 15% है। और भी कई सारे लोग होंगे, कंपनीज होंगे जिनका वहाँ पे ओनरशिप होगा। क्योंकि जब गैस कंजप्शन का बात आता है तो भारत जो है वो 4th पोजीशन में है। सबसे ज़्यादा गैस जो है वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा गैस कंज्यूम कौन करता है? जापान करता है। और सेकंड नंबर पे कौन है? साउथ कोरिया है। थर्ड नंबर पे कौन है? चाइना है। और 4th नंबर पे भारत आता है। पूरा वर्ल्ड में जितना गैस यूज होता है हमारा नंबर 4 है उसमें। तो इतना डिपेंडेंसी हमारा गैस के ऊपर है और हम डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया अभी एनर्जी कंपोनेंट में हम लोग 15% तक उसको लेके जाएंगे। पोल्यूशन की जो टारगेट है उसको सामने अगर रखते हैं तो इस वजह से क्या है कि हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और मोजाम्बिक वाला हमें मिल गया है। तो अगर हम, और दूसरा चीज़ क्या है, मोजाम्बिक से अगर हम लेके आते हैं अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट में जो है, तो वहाँ से हमें एक्स्ट्रा 1-1.5 दिन का टाइम लगेगा। और बीच में भी कोई कंट्री आता नहीं है, कोई आइलैंड भी आता नहीं है। हम सीधा लाएंगे और गुजरात महाराष्ट्र में हमारा जो LNG टर्मिनल है वहाँ पे हम उसको लाके जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, हमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि कतर से इंडिया आने के लिए जितना लगता था इसमें 10-15% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन वो ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में है। बाकी जो प्राइसिंग का बात है वो, जैसे कि हमारा वहाँ पे ओनरशिप है तो डेफिनेटली कम्पिटिटिव प्राइसिंग हमें मिलेगा। तो ये भी चीज़ है। यहाँ पे तो हम लोग सीधा सीधा खरीद करके लाते थे, वहाँ पे तो हमारा ओनरशिप है गैस फील्ड में, क्योंकि हमने वहाँ पे डिस्कवरी में पैसा लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी में पैसा लगा हुआ है, और फिर एक्सप्लोरेशन सब चीज़ में हमारा पैसा लगा हुआ है भारत का। तो इससे क्या हुआ है कि कतर का जो पूंछ है उसमें हमने पैर रख लिया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है, तीसरा चीज़ क्या है कि कतर का जो रिकॉर्ड है विथ रिगार्ड टू फंडिंग द इस्लामिक टेरर, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, कतर का जो नेबरिंग कंट्री है, एक तो उसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से निकाल दिया था 2015 में। फिर ये कुछ सऊदी अरब, UAE इन सब को रिक्वेस्ट करके अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेके फिर वो वापस आए हैं, क्योंकि सऊदी और UAE वगैरह इसको तो सैंक्शन में लगाए थे, क्योंकि इसका ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि सऊदी और UAE वगैरह कंट्रीज़ के साथ इसका कोई ज़्यादा व्यापार है नहीं। इसका ज़्यादा व्यापार किसके पास है? जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, क्योंकि व्यापार मतलब क्या, गैस ही तो बेचता है। अभी जैसे हमने 4 गिनाए देश का नाम, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ गैस कंजप्शन, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड चाइना, चाइना एंड इंडिया। तो यही 4 लोगों को तो गैस सप्लाई करता है, और उसके पास क्या है सप्लाई करने के लिए? उल्टा ये सारा चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी इसका जो है वो भारत के ऊपर है। जैसे स्किल लेबर, ये क्या स्किल लेबर को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा? कोई दूसरे देश के लोग जाके इमिडिएटली, अगर हम भारत के जो लोग काम करते हैं उनको हम, उनका जो रुख है, उनका जो डेस्टिनेशन है, अगर हम और कहीं पर मोड़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन लेबर्स आर वैल्यूड, इंडियन लेबर्स आर इन डिमांड। वाई? बिकॉज नॉट ओनली दे आर स्किल्ड बट ऑल्सो दे आर कल्चर्ड, दे आर नॉट ट्रबल मेकर्स, दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, दे आर लॉ अबाइडिंग गेस्ट्स। होस्ट कंट्री में वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। होस्ट कंट्री का जो रूल ऑफ लॉ है, जो नियम है, उसको हम रेस्पेक्ट देते हुए, होस्ट कंट्री का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम रेस्पेक्ट देते हुए हमारे भारत के लोग काम करते हैं। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, हम लोग पीस लविंग हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, वी डोंट क्रिएट न्यूइसेंस इन दैट सोसाइटी, और हम लोग रैबल राउजर नहीं हैं जैसे दूसरे कंट्री के लोग हैं, पाकिस्तान के हैं, जो जाते हैं भीख मांगना शुरू कर देते हैं, फिर चोरी करना शुरू कर देते हैं, डकैती करना शुरू कर देते हैं, फिर फंडामेंटलिज्म स्प्रेड कराते हैं। ये सब चीज़ भारत के लोग नहीं करते हैं, ना भारत के हिंदू करते हैं, ना भारत के मुस्लिम करते हैं, जो भी वहाँ पे काम करने के लिए जाता है, या क्रिश्चियन करते हैं। क्योंकि हमारा जो यहाँ फैमिली वैल्यू है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक आदमी को, एक तो जो प्रोफेशनल स्किल है वो उसका एजुकेशन की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से वो स्किल तो है ही है, लेकिन जो फैमिली स्किल है जब वो उसको लेके जाता है तो उस देश के लिए वो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होता है। आप देखिए कहीं भी, यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए,
जहाँ भी भारत के लोग जाके काम करते हैं, एक तो उनका स्किल की वजह से वो टॉप लेवल पे हैं, क्योंकि अमेरिका में भारत का जो पॉपुलेशन है, जो माइग्रेंट्स, इंडियन माइग्रेंट्स टू अमेरिका है, वीज़ा में जो लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केवल जो भारत से जाके वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो लोग भारत निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जैसे इंडियन अमेरिकन हो गए, अमेरिकन सिटीजन बट इंडियन ऑरिजिन, तो उनका जो टोटल पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है वो करीब करीब 1% है अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन का, जबकि ये लोग अमेरिका का टोटल टैक्स का 6% टैक्स देते हैं। ज़्यादा हायर सैलरी ब्रैकेट में इनका नंबर होता है, इनका नाम होता है। तो आप यूरोप में जाइए, आप नासा देखिए, नासा में जितने लोग काम करते हैं उसका 25% लगभग भारत के साइंटिस्ट हैं। हम लोग उनको हेल्प करते हैं, जो उनका स्पेस प्रोग्राम है उसमें हम वैलिडेशन करते हैं वहाँ पे। हमारा जो इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें ना एक अमेरिकन काम करता है ना एक यूरोपियन काम करता है, हम खुद कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भारत से जो स्किल्ड मैन पावर जाता है वो दे आर नॉट ओनली स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे आर स्किल्ड from the point of view of their family and cultural background, the family norms, the family values, the social objectives, and most importantly the ability to adapt to the host country's requirements, rules, regulation, laws are the most significant things that an Indian represents. So therefore Indian people are in demand, number one for their skills, and number two for their cultural and social value system that they have got imbibed into their day to day life. So therefore कतर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें समझ में आता है, क्योंकि ये जो स्किल है, ये जो इंडियन लोग वहाँ पे काम करते हैं, अगर हम धीरे धीरे उसको डाइवर्सिफाई करके और कहीं ले आते हैं, या फिर हमारे पास भी इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, या और कहीं उनको उस टाइप का डेस्टिनेशन मिले जहाँ पे उनको वही अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो इजीली डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। और अगर हम गवर्नमेंट इसको असिस्ट करे तो इसको हम इजीली कर लेंगे। तो अगर ये चीज़ है, फिर कतर को इसका रिप्लेसमेंट कहाँ मिलेगा? तो इसलिए एक देश, ठीक है हम मानते हैं कि उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी का जो नॉमिनल स्ट्रक्चर है, नॉमिनल वैल्यू है, उसको अगर लेंगे तो उनका करीब करीब $88,000 है। हमारा इतना नहीं है। उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट है, कभी कभी $60,000 में आता है। हमारा पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ $2,500 है। इसके बावजूद भी जब हम ये देखते हैं कि जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है, एक जो चाइनीज़ कंसेप्ट है कि एक कंट्री का जो है पूरा स्ट्रेंथ अगर हम काउंट करेंगे, उसका सॉफ्ट पावर स्टेटस देखेंगे, उसका हार्ड पावर स्टेटस देखेंगे, उस हार्ड पावर स्टेटस मतलब दी मिलिट्री स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, दी जियोग्राफिकल डेप्थ देखेंगे, क्योंकि कंट्री छोटा सा होगा, एक बम मारोगे तो पूरा कंट्री उड़ जाएगा। तो कंट्री का भी तो स्प्रेड अच्छा होना चाहिए, जियोग्राफिक स्प्रेड अच्छा होना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कितना डेप्थ है वो भी देखना पड़ता है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज देखना पड़ता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन देखना पड़ता है, डोमिनेंट रिलीजन देखना पड़ता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखना पड़ता है, और फ्यूचर इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है वो देखना पड़ता है। ये सारा चीज़ को मिला के जब हम देखते हैं, इसको बोलते हैं कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर, द पावर ऑफ अ नेशन फ्रॉम वेरियस एंगल्स, नॉट ओनली द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, अदर थिंग्स ऑल्सो। तो वो अगर हम ऐड करते हैं, देखते हैं, तो भारत के सामने तो कतर कहीं खड़ा भी नहीं होता। क्या उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ है? उनका टोटल पॉपुलेशन तो 25 लाख है, और उसमें से ज़्यादातर लोगों तो बाहर के हैं। तो ये कंडीशन में अगर कतर चाहता है कि भारत से पंगा लेने के लिए, एक तो अभी जो न्यूज़ सामने आ रहा है कि एक तो पहले तो उन्होंने आज तक कोई विदेशी नागरिक को अभी तक मृत्युदंड दिया नहीं है मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया है। काफ़ी लोगों को माफ़ कर देते हैं। उनका जो एनुअल डे होता है रमज़ान के दिन, उनका जो अमीर होता है वो माफ़ कर देता है सबको, वो ऑप्शन एक है। हमारे पास दूसरा भी एक है, 2015 में कतर और इंडिया के बीच में एक प्रिजनर स्वैप डील हुआ है। अगर वो जो मृत्युदंड दिया हुआ है 8 नवल सैनिकों को, उसको अगर वो कन्वर्ट कर देते हैं, पार्डन करके लाइव इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो प्रिजनर हैं वो इंडिया को आ जाएंगे स्वैप होके।
फिर हम यहाँ पे देख लेंगे उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए। तो एक तो चीज़ है, एवरीथिंग इज डन इन अ हस हस मैनर, राइट। सो देयर इज अ काइंड ऑफ utmost kind of secrecy that Qatar authorities have maintained. They have not presented the evidence to the Indian government. They have not communicated what are the exact charges, on the basis of what law, how the lower court function. ऐसे भी हमको पता है कोई इस्लामिक कंट्री में कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, because they don't have the modern codified jurisprudence system. They don't have judicial independence. The court procedure is not having that sacredness. जो जज होता है और जो देश का मालिक होता है, अमीर या शेख या जो भी बोले, किंग, क्राउन, जो भी बोले, उनके साथ कुछ डील होता है और डील के हिसाब से काम होता रहता है। तो दे डोंट हैव अ प्रोग्रेसिव, स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्लेक्स जुडिशियरी सिस्टम। In fact, no Islamic country has a judiciary system that can be called as credible, even minimum credible. So therefore कतर को ये सब चीज़ इतना आसान नहीं पड़ेगा जितना लोग सोचते हैं। और कतर का जो रिकॉर्ड है इस्लामिज़म, टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए, किस किस संस्था को वो फाइनेंस नहीं करता है। सबका हेडक्वार्टर कतर में है। ISIS का है, हमास का है, हिजबुल्ला का है, सबका है, अल-कायदा का है, तालिबान का है, सबका हेडक्वार्टर कतर में है। सिर्फ कतर का एक अच्छा स्ट्रेंथ ये है कि अमेरिका का एक बड़ा आर्मी बेस विथ 13,000 अराउंड सोल्जर्स कतर में है, और वही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि अमेरिका उसके साथ है, बिकॉज ऑफ दी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज अमेरिका वांट्स बेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, and one among those bases is in Qatar, because America in any case has around 300 bases around the world and around 40 bases within the Middle East region. And America has bases in Syria, it has bases in, and multiple bases I am talking about. In one country they could have 2, 3, 4, 5 bases. They have multiple bases in Iraq, they have bases in Saudi Arabia, they have bases in UAE, Qatar, Oman, everywhere, probably except Iran. So therefore America has its own requirement, और इसके वजह से वो कतर पे पड़ा हुआ है सोल्जर रख के, और वो कतर को थोड़ा बेनिफिट करता है। अभी भी जो इजराइल हमास वार हो रहा है, उसका जो भी बैकग्राउंड डीलिंग्स होते हैं, जैसे होस्टेज को फ्री करने के लिए, या फिर जो फॉरेन नेशनल्स दे आर ट्रैप्ड इन दी गाजा रीजन बिकॉज ऑफ द वार, हाउ टू इवैक्यूएट दोज पीपल एंड सेंड देम टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, ये सब का जो भी बैकग्राउंड डिप्लोमेटिक एक्टिविटी चलता है वो कतर में ही हो रहा है, दोहा में ही हो रहा है। सारा बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, ये हमास का जो है इस्माइल हनिया, वो भी तो कतर में बैठा हुआ है और ये सब ओपनली करता है। तो ये सब कर पाता है बिकॉज कतर थिंक्स दैट अमेरिका इज इन इट्स साइड, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी दी फाइनल थिंग एंड बी अ फॉरएवर थिंग। कहीं ना कहीं इसका एंड होगा, कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा है जो कतर क्रॉस कर जाएगा, वो अमेरिका को पसंद नहीं होगा। और हमारे पास साथ भी तो अमेरिका के अच्छे संबंध हैं, वी आर अ वेरी गुड पार्टनर ऑफ अमेरिका इन मेनी थिंग्स, वी आर हैविंग मिलिट्री कोलैबोरेशंस, मेनी अदर थिंग दैट वी आर हैविंग, सो देयरफॉर वी कैन यूज द लेवरेज दैट वी आर हैविंग विथ रिगार्ड टू इंडिया अमेरिका फ्रेंडशिप। हमारा और कई सारे लेवरेज है। एक तो कतर के जो हायर कोर्ट हैं वहाँ पे अपील करने का प्रावधान भी है, वो भी हम शायद करेंगे। गवर्नमेंट का जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है वो बिहाइंड द सीन काम करता है, कतर के साथ नेगोशिएशन चल रहा होगा, एवरीथिंग, बिकॉज पिछले कई सालों में हमने हमारा जो सिटीजन है वो कहीं कहीं भी फंसे हुए हैं, हमने उनको निकाल के लाया है। आप सूडान बोल लीजिए, आप यूक्रेन बोल लीजिए, आप जो गल्फ वार हुआ तो वहाँ पे बोल लीजिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान टेक ओवर किया, अमेरिका छोड़ के गया, वहाँ पे देख लीजिए। हर जगह हमने अपने नागरिक को सही सलामत वापस लाने में सक्षम हुए हैं, खास करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में ये सारा चीज़ एकदम एक्यूरेटली हो रहा है। और एक और भी चीज़ लोग बोल रहे हैं कि हमने जो तालिबान के साथ हमारा जो नेगोशिएशन ओपन किया हुआ है डायरेक्टली विदाउट कीपिंग कतर एज अ मीडिएटर और कतर एज अ मॉडरेटर, उसको वो भी कतर को थोड़ा भाता नहीं है। उसको लगता है कि आई एम द पर्सन और आई एम द मीडिएटर और आई एम द डोर थ्रू व्हिच वन कैन गो टू तालिबान फॉर वट एवर काइंड ऑफ नेगोशिएशन एंड ऑल। तो उनको लगता है दे आर दी लेजिटिमेट
conduit between them and the Taliban, or whosoever wants to have conversation, negotiation with Taliban or any deal with Taliban. तो वो भी एक चीज़ है। तो इसीलिए क्या है कि कतर अपना मनमानी कर लेता है, लेकिन सब चीज़ का कहीं ना कहीं अंत होता है। और कतर का तो मैं अंत नहीं कहूँगा, लेकिन कतर का जो एरोगेंस है, कतर का तो घमंड है, उसका तो अंत कहीं ना कहीं होने वाला है। और ये भारत के हाथ भी होने वाला है। अभी हमने कनाडा में उसको करके दिखाया है। जो कनाडा जो सोचता था कि आई एम वन अमंग द टॉप वेस्टर्न कंट्रीज, वन अमंग द 5 आईज, हम लोग गोरे लोग हैं और हम चाहेंगे जो भी कर सकते हैं। और क्या भारत ने कर दिखाया, जलील किया उनको। जस्टिन ट्रूडो नील डाउन करके खड़ा हुआ है। अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका रेटिंग कम हो रहा है। ही इज मोस्ट हेटेड एंड डिस्गस्टेड फिगर नाउ इन कैनेडियन पॉलिटिक्स। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी उसका कोई ऊंचा नाम नहीं हो रहा है। जब से भारत से गया है उसके साथ पंगा ही हो रहा है। 41 डिप्लोमेट्स हमने निकाल दिए कनाडा के, बिकॉज वी वांटेड पैरिटी, नंबर टू नंबर एंड डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन, रैंक टू रैंक। हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा डिप्लोमेट्स रख के हमारे इंटरनल अफेयर में ये लोग इंटरवेन करते थे। हम लोग धीरे धीरे कुछ नहीं बोलते थे, फिर तो कभी ना कभी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ही जाते हैं ये लोग। एंड एज एंड व्हेन दे टेक कंट्री लाइक इंडिया फॉर ग्रांटेड, इनको लगता है वही वो कॉलोनियल टाइम है, हम लोग गोरे लोग हैं, दीज आर ब्राउन पीपल, हम लोग जो बोलेंगे मान जाएंगे। नहीं, व्हाट क्रेडिबिलिटी कैनेडा हैज़, व्हाट कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर कैनेडा हैज़, हाउ मच पॉपुलेशन कैनेडा हैज़, what is the economy of Canada, and by the way what is the promise that Canadian economy has in the next 10, 20 or 30 years time? They are declining powers. Come on, कनाडा जैसे कंट्री को भी हम उनको औकात पे ला दिए हैं, उनको उनके औकात पे खड़ा कर दिया है, दिखाया है कि ये देखो ये तुम्हारा औकात है, अपने औकात से ज़्यादा मत बोलो। और कतर तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। कतर का सप्लाई लाइन जो है वो गल्फ और अरेबियन सी के बीच में जाता है। हमारे पास जो नेवल पावर है, कुछ भी एक्शन मस्कुलर एक्शन हम लोग ले सकते हैं, मिलिट्री हार्ड पावर ऑप्शन हमारे पास है, वो हम ले सकते हैं। इतना भी आसान नहीं है कतर को कि just because 7-8 lakh Indian people are working there, they can get hold of any number of people, they can arrest any number of people and say कि इजराइल को के लिए स्पाइंग करते वगैरह वगैरह, और उनको निकाल के दे दिया डेथ पेनल्टी। तो इसका धीरे धीरे अंत हो रहा है। इंडिया इज अ राइजिंग स्टार, इंडिया इज अ राइजिंग नेशन। अभी देखिए पूरा ग्लोब में इफ देयर इज वन कंट्री दैट इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली, वन मेजर इकोनॉमी आई एम टॉकिंग अबाउट, छोटे छोटे कंट्री तो बहुत ग्रो करते होंगे 10% 12% काइंड ऑफ थिंग, लेकिन जो मेजर इकोनॉमी है with regard to the size of the economy, we are having a $4 trillion economy, almost 5th largest and 4th largest, 1-2 महीने में 4th largest, फिर 2-4 महीने में 3rd largest काइंड ऑफ थिंग। 2025 तक 3rd largest हो ही जाएंगे by ओवर क्रसिंग जापान एंड जर्मनी। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, देयर इज नो सच क्राइसिस इन दिस कंट्री, एंड द वे वी हैंडल्ड Wuhan COVID virus, the way we handled Russia-Ukraine war and the crisis related to that, the way we handled Canada, all these things demonstrate, and the way we are taking position with regard to this Israel-Hamas war, all these things demonstrate that India as a great power needs to be reckoned with, and it has arrived on the world stage, and it is definitely going ahead and growing into getting a status of a superpower in a multipolar world order. So therefore कतर को भी ये याद रखना चाहिए, और दूसरे कंट्री हमारे आसपास इंक्लूडिंग चाइना, जिनको लगता है कि वी कैन राइड रफसड, वो जमाना और है नहीं। तो इसीलिए ये एक वार्निंग साइन है। कंट्रीज लाइक कतर who wants to have their way is not going to really get their way. India is not really going to give them that the way. So therefore ये कतर को समझ लेना चाहिए
कतर का अमीर, कतर का शेख जो भी है, उनका किंग क्राउन जो भी है, उनको समझ लेना चाहिए। अभी तो और कई सारे ऑप्शंस हैं, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी रैटल्ड बाय दिस स्मॉल इंसिडेंट ऑफ कतर declaring a death sentence to few Indian ex-Navy officials. Indian people are strong enough to understand and to keep faith in the government of India. थैंक यू वेरी मच अगेन। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, हाउ यू लाइक दिस वीडियो, यू वांट अ न्यू टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम लोग उस टॉपिक को लें और उसके ऊपर डिस्कशन करें, एनालिसिस करें। कई सारे चीज़ हमारे पास आते हैं। ये टॉपिक भी हमने दोबारा इसलिए लिया क्योंकि कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया था और कुछ लोगों ने हमें मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट भी किया था कि इस टॉपिक के ऊपर फर्दर एनालिसिस कीजिए। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।